उसी वक्त से राजनीतिक व्यवस्था या जिन लोगों का प्रभुत्व उस जनजाति पे, जाति पे, संस्कृति पे रहा है, उन्होंने कायदे नियम बनाए हैं। अगर प्राचीन काल से देखा जाए, हमारे यहाँ कई तरह की व्यवस्था रहती है। जैसे प्राचीन काल में जो भूस्वामी होते थे, भूस्वामी या सामंतवादी, उन्हीं का दबदबा रहता था और भी समाज के कायदे कानून चलाते थे, वे नियम बनाते थे। तो इनमें अगर हम राज्य में देखें तो भूस्वामी जिसे हम कहते हैं सामंतवादी, सामंतवादी व्यवस्था, इस व्यवस्था में जो भूस्वामी होते थे, अंग्रेजों के टाइम पे भी होते थे, वे लोग पूरे गांव का, पूरे कस्बे का टैक्स लेते थे और उन्हीं के कायदे कानून समाज पे चलते थे। दूसरी व्यवस्था जो रही है वो रही है पूंजीवादी। पूंजीवादी व्यवस्था में जो बिजनेसमैन होते थे, जो व्यवसायी होते थे, अधिक पैसे वाले होते थे, वे लोग ही कायदे कानून बनाते थे और वे ही समाज के नियम भी बनाने में योगदान देते थे और सभी लोग उनका पालन करना अनिवार्य हो जाता था। जो गरीब लोग होते थे, निर्धन लोग होते थे, उनकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं मानी जाती थी। आज भी हम जीवन में देखते हैं कि बहुत से देश पूंजीवादी देश हैं, जो पूंजीवादी देश केवल व्यक्तिगत संपत्ति को ही महत्व देते हैं। और तीसरी व्यवस्था है जो मजदूर लोग होते हैं, उन्हीं का प्रभाव समाज पे रहता है, उन्हीं की बात सुनी जाती है और उन्हीं के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। और चौथी व्यवस्था है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या होता है? अब्राहम लिंकन के शब्दों में जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। जब सभी लोग शासन व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तो उसे कहते हैं लोकतंत्र। जब किसी का भी प्रभुत्व नहीं होता, सबको समानता दी जाती है और समानतावादी विचारों के आधार पर सभी की बात सुनी जाती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। और इन चारों व्यवस्थाओं में सबसे बेस्ट जो व्यवस्था मानी जाती है, साम्यवादी व्यवस्था में केवल मजदूरों की तरफ अच्छा नहीं हो पाती। पूंजीवादी व्यवस्था में जो व्यवसायी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। और ये भी है, और सबसे बेस्ट जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र मैंने बताया, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा शासन है। और लोकतंत्र जो है वो दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र एकमात्र दुर्लभ देश स्विट्जरलैंड है। जिन देशों में कम जनसंख्या होती है, वहां सीधे सीधे जनता के सभी लोगों को बुलाया जाता है, वोटिंग कराई जाती है कोई भी नियम बनाने के लिए, उनकी सहमति से ही कानून बनाए जाते हैं। लेकिन ये भारत जैसे विशाल देश या बाकी जितने भी देश हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है, सबको कानून व्यवस्था बनाने में, नियम बनाने में शामिल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अप्रत्यक्ष या परोक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है, जिसमें सब लोग मिलकर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, आपको पता ही है, वोट के द्वारा, और वो प्रतिनिधि ही शासन कार्यों में भाग लेता है। उस प्रतिनिधि को हम 5 साल के लिए चुनते हैं भारत में,
और लगभग सभी जगह अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन लगभग सभी देशों में, स्विट्जरलैंड को छोड़कर लगभग सभी देशों में अप्रत्यक्ष या परोक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब मैं संविधान के अनुसार बताना चाहता हूं कि सभी देशों में राज्य ही सर्वोच्च होता है, सरकार सर्वोच्च नहीं होती। लेकिन अगर किताबों में आप पढ़ोगे तो राज्य सर्वोच्च होता है, लेकिन मेरा तात्पर्य राज्य से जो सर्वोच्च होने से है वो राज्य उत्तर प्रदेश या जो स्टेट है, स्टेट से नहीं है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के वर्जन में उनका भाव चेंज हो गया है, बहुत अंतर आ गया है। प्राचीन काल में राजा होते थे, उनके जो राज्य होता था उसके हिसाब से हिंदी वर्ड राज्य जो बना है वो पूरे देश के लिए आता है। तो हमारे यहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य ही सर्वोच्च है, अर्थात पीएम कोई बन जाए, राष्ट्रपति कोई बन जाए, लेकिन राज्य के जो स्थायी व्यवस्था है वो ही पूरे विश्व में सर्वोच्च है। इसलिए समाजशास्त्र में आप ध्यान रखना, मेरे ख्याल से शायद पॉलिटिकल साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि राज्य जो है वो ही सर्वोच्च होता है, और राज्य की जो परिभाषा है वो केवल स्टेट से नहीं है, जिस तरह के स्टेट हम हिंदी में अनुवाद में, इंग्लिश के ट्रांसलेशन में महसूस करते हैं या बोलचाल की आम भाषा में प्रचलन है। राज्य का मतलब है पूरा देश। जैसे पहले राजा होते थे, उनका राज्य होता था, उसी राज्य से मतलब है पूरे स्टेट से। जो कन्वर्जन है या ट्रांसलेशन है वो राज्य स्टेट के लिए नहीं है। तो इसलिए राज्य में राज्य सर्वोच्च होता है, और लोकतंत्र में जनता का जनता के द्वारा शासन। और लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के सभी व्यक्ति बिना किसी मध्यस्थ के सीधे सीधे शासन कार्यों में भाग लेते हैं, और ये वर्तमान में केवल एक ऐसा दुर्लभ देश स्विट्जरलैंड है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था लागू है। अन्यथा लगभग सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, जिसमें जनता प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधि चुनने के बाद उन्हीं के माध्यम से शासन कार्य चलाया जाता है। अभी लोकतंत्र की शुरुआत कहां से हुई? भारत में लोकतंत्र की शुरुआत उपनिवेशिक काल से ही शुरू हो गई थी। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशिक काल को बढ़ाने के लिए उन्होंने भारतीयों से पाश्चात्य शिक्षा का प्रचलन शुरू किया, जिससे कि उन्हें अपने कामकाज को चलाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा के विद्वान मिल सके। लेकिन उन लोगों ने, उस बुद्धिजीवी वर्ग ने जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की, उन लोगों ने ही कुछ उदार जैसे लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद जैसे उदार विचार का प्रयोग उन्हीं के साथ जड़ हिलाने के लिए किया, क्योंकि उस शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा से उनके विचारों में परिवर्तन आया, और उस वर्ग ने ही मुख्य रूप से अंग्रेजों के शासन को हिलाने का काम किया, जिसी कारण हमें अब मैं आगे बताता हूं। उसकी नींव जो है लोकतंत्र का, जो पूरा लिखित दस्तावेज होता है उसे कहते हैं संविधान। संविधान 1928 में मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेसी सदस्यों के साथ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, 8 के साथ सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा और रूपरेखा तैयार कर दी, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद थी कि भारत स्वतंत्र होगा तो उसकी संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेसियों को मिलकर कराची अधिवेशन में उसकी रूपरेखा, और उसके बाद 1951 ने बहुत संकल्पों को जोड़कर अपना प्रस्ताव पारित किया, जिसके मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अभिव्यक्ति, संगठन या सभा की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, तरह के 30 पॉइंट कराची। अब हम इससे आगे चलते हैं
मैंने आपको कल भी बताया था कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं भी नहीं है। जो हिंदी का वर्जन किया गया, इंग्लिश से ट्रांसलेट किया गया, उसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का प्रस्ताव किया गया। धर्म निरपेक्ष शब्द जो है, भारत में जो धर्म की व्याख्या है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने 10 लक्षणों को, जैसे मैंने पिछली उसमें आपको बताया था कि 10 लक्षणों को धर्म माना है, और बाकी सब जितने भी हैं ये सब पंथ हैं। इसलिए काफी बहस के बाद संसद में ये प्रस्ताव माना गया कि हिंदी वर्जन में धर्म निरपेक्ष के लिए ना लेकर पंथ निरपेक्ष शब्द का यूज किया जाएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका भाव इंग्लिश भाषा से हिंदी भाषा में करने में उनका भाव चेंज हो जाता है, लेकिन हम लोगों में, क्योंकि हमारा 200 साल का इतिहास रहा है अंग्रेजों के गुलामी का, इसलिए हमने लगभग उन्हीं को प्रयोग कर प्रचलन में लिया है। अब संविधान हमारा जो पारित हुआ, उसके बाद कानून का सर्वोच्च व्याख्याकर्ता उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। अगर किसी भी चीज में हम लोगों को कोई दुविधा होती है तो उसका व्याख्याकर्ता अंतिम उच्चतम न्यायालय ही है, और उच्चतम न्यायालय के कारण ही संविधान को न्याय और समता, समानता आदि गुणों से परिपूर्ण माना जाता है। कानून का मतलब होता है बलपूर्वक किसी कार्य को करवाना। जो संविधान के सांचे में कायदे कानून या नियम बनाए जाते हैं, उनको जब बलपूर्वक कराया जाता है उसे कहते हैं कानून। और न्याय का अर्थ है निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब कोई विशेष पक्षपात के द्वारा कोई विशेष कार्य ना किया जाए। ये कार्य है न्यायपालिका का। न्यायपालिका का उत्तरदायित्व है कि उनको निष्पक्षता से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से पूरी समानता के साथ, निष्पक्षता के साथ उसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए। अब अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, और सूचना का अधिकार 1993 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया। इस तरह से संविधान में कुछ उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन जो भी सरकारें आती हैं वे उसी सांचे में कानून बना सकती हैं जिस सांचे में संविधान हमारा लिखा गया है। अब इसके बाद मैं आपको पंचायती राज के विषय में बताता हूं। अगला टॉपिक पंचायती राज है। पंचायती राज का अर्थ है 5 व्यक्तियों का शासन। पारंपरिक रूप से प्राचीन काल से ही जाति पंचायत हुआ करती थी, लेकिन उन जाति पंचायतों में विशेष रूप से प्रभुत्व जातियों का ही प्रभाव रहता था, और वे लोकतांत्रिक मूल्यों से बिल्कुल विपरीत निर्णय करते थे। उनके निर्णय उनके प्रभावशाली व्यक्तियों के अनुसार ही होते थे, और जिनका समाज के लिए गलत प्रभाव पड़ता था, जिसके कारण पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ 72वें संशोधन में लागू की गई। उससे पहले गांधी जी ने और अंबेडकर साहब ने कई बार इस पर चर्चा की, लेकिन हमारे यहाँ जातिगत विषमता, असमानताएं के कारण पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में काफी दिक्कतों को महसूस किया गया, जिस कारण से उसे संविधान में प्रारंभ में जगह नहीं दी गई। लेकिन बाद में महसूस किया गया कि शासन का विकेंद्रीकरण आवश्यक है, क्योंकि इतने विशाल भारत में सभी उसका
सुविधा उठा सकें या उसके कानून को या न्याय को प्राप्त कर सकें, यह संभव नहीं है। अब इसके अलावा एक टॉपिक में आपको वन पंचायत के बारे में बताता हूं, उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। वन पंचायत उत्तराखंड में पाई जाती है केवल। वन पंचायत का अर्थ है कि महिलाएं उत्तराखंड में अधिकांश पुरुष या तो रक्षा सेनाओं में हैं या अपने निवास स्थानों से दूर गए हुए हैं। इस कारण से केवल वहां पर महिलाएं रहती हैं और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए वे महिलाएं ही कृषि कार्य में लगी रहती हैं। और वहां पे क्योंकि खेती भी पूरी तरह से नहीं हो पाती, इसलिए वे छोटे छोटे पौधों को पहाड़ों के पठारों पे रोपती हैं। उसकी रक्षा के लिए महिलाओं ने प्राचीन काल से वन पंचायत बना रखी है, जो उन पौधों की रक्षा के लिए, क्योंकि उसी लकड़ी से उसी से उनके सारे कार्य चलते हैं, उसी के लिए वो वन पंचायत वहां पे बनी हुई है। ये एकमात्र प्रदेश केवल उत्तराखंड है जिसमें वन पंचायत है। चिपको आंदोलन भी उसी उत्तराखंड की वन पंचायत से ही संबंधित रहा है और किसी प्रदेश में वन पंचायत नहीं है। बाकी अन्य टॉपिक मैं अगर आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद।